उसमें हम फंडामेंटल एनालिसिस और उसके साथ साथ ना एसआईपी के कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे कि एसआईपी किस तरीके से की जाती है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था बेसिक स्टॉक मार्केट के क्या होता है, जैसे स्टॉक होता क्या है, एनएसई बीएसई क्या होता है, सेबी किस तरीके से रूल बनाती है और क्यों रूल बनाती है, डिपॉजिटरीज क्या होती है, और ये जो साइकिल होता है एक बायर से लेके सेलर तक का, इफ अगर किसी बायर को शेयर को बाय करना होगा और इफ अगर किसी सेलर को शेयर को सेल करना होगा तो वो किस तरीके से पूरा एक सर्कल चलता है। तो उसको हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। तो जो भी प्रीवियस लेक्चर में चीजें हमने देखी थी, होप करता हूँ सभी चीजें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो चुकी होंगी। इफ अगर क्लियर नहीं भी हुई होगी तो प्रीवियस डे की रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएगी, आप रिकॉर्डिंग्स देख लेना और वो सारी चीजें फिर से अंडरस्टैंड करना। ठीक है। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम फंडामेंटल एनालिसिस किस तरीके से किया जाएगा स्टॉक्स का, उसके बारे में देखेंगे। देखो फंडामेंटल एनालिसिस इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो जब भी आप ना स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो ना, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि आप उस स्टॉक में इन्वेस्ट क्यों कर रहे हो, है ना। इफ आप कोई प्रॉपर्टी परचेस करने जाते हो, कोई रूम परचेस करने जाते हो, कुछ भी प्रॉपर्टी अगर परचेस करने जाते हो तो उसके पीछे आप रीजन देखते हो कि ये प्रॉपर्टी इन फ्यूचर मुझे प्रॉफिट दे सकती है या फिर नहीं, ये जो प्रॉपर्टी है वो मेरे लिए सुटेबल है कि नहीं, वहां पे मैं रह सकता हूँ नहीं रह सकता हूँ। उसके आप फायदे देखोगे, नुकसान देखोगे, उसके बाद ही अगर उस प्रॉपर्टी के आपको अगर फायदे ज्यादा दिखते हैं, आपको अगर उस प्रॉपर्टी में प्रॉफिट ज्यादा दिखता है, तभी आप उसमें क्या करोगे, इन्वेस्ट करोगे। अदरवाइज उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करोगे क्या, नहीं करोगे। तो वैसे ही आपको फंडामेंटल एनालिसिस देखना होता है स्टॉक्स का। तो फंडामेंटल एनालिसिस में एक्चुअल में आपको क्या देखना होता है, तो फंडामेंटल एनालिसिस में आपको एक्चुअल में देखना होता है कि कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, कंपनी का सेल्स क्या है, कंपनी का ग्रोथ क्या है, कंपनी किस तरीके से अपना सेल्स बढ़ा रही है, किस तरीके से अपने आप को ग्रो कर रही है। ये सारी चीजें आपको किस में देखनी होती है, फंडामेंटल एनालिसिस में। मतलब आप कंपनी का स्टडी करते हो, ठीक है। मतलब कंपनी की हर एक चीज, कंपनी के अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में आप स्टडी करते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस। इफ अगर कंपनी में अच्छी चीजें चल रही है तो डेफिनेटली कंपनी का स्टॉक भी इन फ्यूचर अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। तो उसके ऊपर हम एनालाइज करेंगे टेक्निकल चीजें और स्टॉक्स में इंटर करेंगे। बट एक अच्छा स्टॉक पिक करने के लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस इंपॉर्टेंट होता है। और इफ अगर ये सारी चीजें नहीं समझ पाते, कुछ भी नहीं कर पाते, तो डेफिनेटली मार्केट में आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। इफ अगर स्टॉक्स में नहीं कर पाते तो आप लॉन्ग टर्म के लिए म्यूचुअल फंड्स है आपके पास, काफी सारे और भी ऑप्शंस होते हैं, उसमें आप एसआईपी कर सकते हो या फिर डायरेक्टली लमसम म्यूचुअल फंड्स भी बाय कर सकते हो। तो उसको हम आज देखेंगे कि इस तरीके से आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर पाओगे या फिर किस तरीके से आप फंडामेंटल एनालाइज करके स्टॉक्स को, बेटर स्टॉक्स को पिक कर पाओगे। तो चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन स्क्रीन विजिबल हो रही है कि नहीं बस बता देना मुझे। स्क्रीन विजिबल है मेरी। सभी लोगों को स्क्रीन विजिबल है। इफ अगर विजिबल होगी तो आप माइक ऑन करके यस बोल देना। अच्छा। ओके ठीक है। तो चलो आज का डे हमारा 2 है। जस्ट 1 सेकेंड। आज हमारा डे 2 है जहां पे हम फंडामेंटल एनालिसिस और आज हम एसआईपीस देखेंगे। उसके बाद मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बारे में आज के लेक्चर में हम देखेंगे। ये जो 3 टॉपिक्स है आज के लेक्चर में हम इनको कवर अप करेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट कर दे फर्स्ट एसआईपीस से। एसआईपीस पता है क्या होता है। एसआईपी एक म्यूचुअल फंड का ही पार्ट है। तो एसआईपी मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। एसआईपी मतलब क्या, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। आप क्या करते हो, सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट करते हो। कहाँ पे, स्टॉक्स में या फिर म्यूचुअल फंड्स में। सिस्टमैटिकली आप क्या करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो। कहीं पे भी कर सकते हो। इफ अगर स्टॉक्स में कर रहे हो तो भी ठीक है, इफ अगर आप म्यूचुअल फंड्स में भी कर सकते हो। ठीक है। तो हम समझते हैं एसआईपी एक्चुअल में करनी क्यों चाहिए और एसआईपी की कैसी जाती है। देखो आपको अगर सेव करना है, मान के चलो इफ अगर आपको 5 लाख सेव करने हैं, 5 लाख क्या करने हैं आपको, सेविंग करनी है 5 लाख की। तो आप किस तरीके से कर पाओगे। फर्स्ट आपके पास ना ऑप्शन है, आप बैंक्स में सेव करो। सेकंड ऑप्शन है एफडीज बनाओ। सेकंड ऑप्शन क्या है, एफडी। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन है, कुछ भी नहीं। देखो बैंक आपको इंटरेस्ट कितना देता है, मान के चलो आपके पास ना 2 लाख रुपीज है, 2 लाख है आपके पास। तो बैंक ईयरली आपको सिर्फ 8% इंटरेस्ट देता है। 8% मतलब साल का 8% आपको बैंक क्या देता है, इंटरेस्ट देता है।
तो एक साल का इंटरेस्ट अगर आप देखोगे तो अप्रोक्स 16%, 16,000 होगा। एक साल में आपको 2 लाख के ऊपर बैंक कितना देगी? 16,000 एक साल में। तो इफ अगर आप 5 साल के लिए पैसे रखते हो तो बैंक 5 साल में आपको पैसा कितना देगी? अप्रोक्स कितना पैसा देगी बैंक? इफ अगर आप 5 साल के लिए रखते हो, जस्ट 1 सेकेंड, इफ अगर आप 5 साल के लिए ये पैसा रखते हो तो बैंक आपको कितना इंटरेस्ट देगी? 16,000 पे 80,000, मतलब 2 लाख अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो बैंक आपको 5 साल बाद कितना देगी? कितना देगी? अप्रोक्स 2,80,000 कितना देगी? 2,80,000 अप्रोक्स 5 ईयर्स बाद। बट इफ अगर आप यही सेम अमाउंट 2 लाख रुपए किसी म्यूचुअल फंड में डालते हो या फिर किसी स्टॉक्स में डालते हो तो किस तरीके से आपको रिटर्न्स मिलते हैं उसको हम कैलकुलेट करते हैं। देखो आपको क्या करना है, सिंपली गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद यहाँ पे आप सिंपल सर्च करोगे SIP कैलकुलेटर। क्या सर्च करोगे? SIP कैलकुलेटर। उसके बाद एंजल वन का फर्स्ट लिंक आपके सामने आ जाएगा, उसके ऊपर आप क्लिक करना। ठीक है, यहाँ पे दो चीजें लिखी हुई है, एक लिखा हुआ है SIP और सेकंड लमसम। लमसम मतलब आप एक साथ ही पैसे डाल रहे हो, जिस तरीके से हम FD बनाते हैं उस तरीके से आप क्या कर रहे हो? पैसे डाल रहे हो। तो चलो हम देखते हैं। मान लो हमने FD बनाई थी 2 लाख की, तो सेम हमने यहाँ पे भी लमसम मतलब एक साथ ही 2 लाख रुपए क्या कर दिए? डाल दिए। कितने साल के लिए? वहां पे हमने कितने साल के लिए डाला था पैसा? 5 ईयर्स के लिए। अप्रोक्स जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं ना, वो अप्रोक्स 90 to 20% के आसपास का रिटर्न जो है वो अभी तो दे रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इफ अगर आप सेम पैसा अगर कहाँ पे डालते हो? म्यूचुअल फंड में, तो 5 ईयर्स बाद म्यूचुअल फंड देखो आपको कितना रिटर्न दे रहा है। देखो सेम इन्वेस्टमेंट, आपने वहां पे कितना इन्वेस्ट किया था? 2 लाख। 2 लाख लगा के 5 साल बाद आपको कितना मिला? 2,80,000। यहाँ पे आपको सिर्फ रिटर्न ही 2,80,000 मिल रहा है। वहां पे आपको रिटर्न सिर्फ 80,000 मिला था। ये बैंक में, बैंक में इफ अगर आप FD करते तो आपको रिटर्न सिर्फ 80,000 मिल रहा था। यहाँ पे आपको रिटर्न 2,80,000 मिल रहा है। जहां पे बैंक आपको 5 साल बाद 2,80,000 दे रहे थे, यहाँ पे आपको 5 साल बाद 4,80,000 मिलेंगे। इससे ज्यादा भी मिल सकते हैं, इससे थोड़ा कम भी मिल सकते हैं, बट अप्रोक्स अगर मान के चलो अगर 4 लाख भी मिलते हैं तो भी 1.5 लाख आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं SIPs में। 1.5 लाख क्या मिल रहे हैं आपको? एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो देखो अभी आप बोलोगे सर हमारे पास इतना 2-2 लाख रुपए होता तो हम कब का इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो एज ए एग्जाम्पल, इफ अगर आपके पास आप एक सैलरीड पर्सन हो, आप जॉब पे जाते हो, आपकी इनकम बहुत छोटी है, अप्रोक्स 20,000 या फिर 25,000 के आसपास आपकी इनकम है, तो आप किस तरीके से आपका कॉर्पस बना पाओगे इस सिर्फ 20 और 25 हजार से? तो इसको हम देखते हैं। देखो मान के चलो आपकी जो 20,000 की इनकम है उसमें से आप सिर्फ 30% to 20% अगर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, 30% मतलब अप्रोक्स 5 to 6,000, 5 to 6,000 अगर आप हर मंथ मार्केट में इन्वेस्ट करते हो एज ए म्यूचुअल फंड्स में या फिर किसी स्टॉक्स में, तो देखो आपको यहाँ पे देखते हैं हम किस टाइप के रिटर्न्स मिलते हैं। यहाँ पे देखो आप SIP मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, आप हर महीने की एक पर्टिकुलर डेट को, हर एक महीने की पर्टिकुलर किसी डेट को मान के चलो आपकी 10th को हर महीने की सैलरी आती है, तो आपने ना हर महीने की 12 या फिर 13 तारीख को आप SIP स्टार्ट करते हो। हर महीने की 12 या फिर 13 तारीख को आप 5,000 किस में डालते हो? म्यूचुअल फंड में। कोई भी बेटर म्यूचुअल फंड्स, उसके बारे में आपको बताता हूं मैं कौन से म्यूचुअल फंड्स होते हैं। ठीक है, आप क्या करते हो? 5,000 हर महीने म्यूचुअल फंड्स में डाल रहे हो, तो आपकी एक सेविंग बन जाती है। क्या बनती है? सेविंग। तो वो सेविंग किस तरीके से बनेगी उसको हम देखते हैं। देखो एवरेज 90 to 20% के मार्केट क्या देता है? एक रिटर्न्स दे देता है। ठीक है, तो चलो हम कैलकुलेट करते हैं। आप हर साल हर महीने अगर सिर्फ 6,000 रुपीज भी अगर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, सिर्फ कितना बोल रहा हूं मैं? सिर्फ 6,000 रुपीज, ओनली 6,000 रुपीज भी अगर करते हो मार्केट में इन्वेस्ट, इफ अगर आप एक साल के लिए करते हो तो आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी होती है? 72,000, और रिटर्न्स कितने बनते हैं? 7,000। अभी आप बोलोगे सर 70,000 इन्वेस्टमेंट है, सिर्फ 7,000 आ रहे हैं, बैंक भी इतना देगा ही। बट SIP जो है वो एक लॉन्ग टर्म का गेम है। SIP क्या है? एक लॉन्ग टर्म का गेम है। जितना आप लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में रुकोगे उतना ज्यादा मार्केट आपको क्या देगा? रिटर्न्स देगा। तो चलो अभी ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये कितना साल है? ये अप्रोक्स 1 ईयर है। ये कितना ईयर्स है? 1 ईयर के लिए आप 6,000 इन्वेस्ट कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट हो जा रहा है 72,000, और रिटर्न्स मिल रहे हैं आपको 7,000, 900 रुपए के, मतलब अप्रोक्स 8,000 के। तो थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे, एक साल से आप 2 साल पे चले जाओ, 2 साल आप 6,000 भर रहे हो, तो आपके इन्वेस्टमेंट बन जा रहे हैं अप्रोक्स
1,44,000 और 32,000 का इंटरेस्ट, मतलब फर्स्ट ईयर आपको सिर्फ 7,000 आया और नेक्स्ट ईयर में अप्रोक्स 25,000 का इंटरेस्ट आया। तो आप कैलकुलेट करो, फर्स्ट ईयर सिर्फ 7,000, सेकेंड ईयर आपको 25,000 इंटरेस्ट आया। तो इसी तरीके से कंपाउंडिंग आपका बढ़ता जाएगा। थर्ड ईयर तक रुकोगे तो 2 लाख बन रहे हैं, फोर्थ ईयर तक 4 लाख, फिफ्थ ईयर तक आप जाते जाते अप्रोक्स आपके 6 लाख बन रहे हैं, अप्रोक्स 6 लाख रुपीज बन रहे हैं सिर्फ 5 साल में। आपकी इन्वेस्टमेंट हो रही है 3,60,000 और आपके रिटर्न्स आ रहे हैं अप्रोक्स 6 लाख रुपए। आपके रिटर्न्स कितने आ रहे हैं? अप्रोक्स 6 लाख। तो आप खुद सोचो कि ये कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है और कितने बड़े रिटर्न्स है। और मैंने जैसे आपको बताया एसआईपी जो है वो लॉन्ग टर्म का गेम है। इफ अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे 15 की एज में अगर रिटायरमेंट लेनी है, मैं कोई गवर्नमेंट जॉब पे भी नहीं हूँ, 15th एज के बाद मुझे रिटायरमेंट प्लान करना है, तो आप अगर आपकी एज 25 है, 30 है, तो आज से ही आप जो भी आपकी इनकम है उसका 20 to 30% आप ट्राई कर सकते हो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ऑन एन एवरेज अगर आपको 19% के रिटर्न्स मिलते हैं, आप अगर 15 ईयर्स के लिए भी अगर जॉब करते हो, फिर सिर्फ 15 ईयर्स के लिए, और 6,000 के अगर एसआईपी स्टार्ट करते हो, तो आपकी इन्वेस्टमेंट अप्रोक्स 10 लाख की बन जा रही है। रिटर्न 50 lakhs, अप्रोक्स 63 lakhs विद 15 साल बाद आपको क्या होगा? एक मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा, जिससे आप आपका एक रिटायरमेंट प्लान, एक छोटा मोटा रिटायरमेंट प्लान कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत छोटी अमाउंट है 60 लाख भी, बिकॉज 15 साल बाद 60 लाख मतलब आज के अगर 20-30 लाख जैसा ही होगा। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, तो आप इससे भी बेटर प्लान्स कर सकते हो। ठीक है, समझा सभी लोगों को एसआईपी क्या होता है? तो देखो एसआईपी में ना, और ये की कहाँ पे जाती है, चलो यहाँ पे हम देखते हैं कि एसआईपी एक्चुअल में कहाँ पे की जाती है। आपका ये डिमैट अकाउंट है। डिमैट अकाउंट ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको ना तीन चीजें दिख रही है ऊपर, देखो यहाँ पे एक स्टॉक्स दिख रहा है आपको यहाँ पे, उसके बाद एफएनओ, उसके बाद म्यूचुअल फंड। ये एफएनओ और स्टॉक्स क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे, बट यहाँ पे देखो थर्ड रो पे लिखा हुआ है एफएनओ। तो आपको क्या करना है, इस एफएनओ के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे देखो आपके सामने काफी सारे म्यूचुअल फंड्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे काफी सारे म्यूचुअल फंड्स है, जैसे स्मॉल कैप है, मिड कैप है, सेक्टोरियल है और लार्ज कैप है। तो ये जो चार चीजें लिखी हुई है, एक स्मॉल कैप, मिड कैप, सेक्टोरियल और लार्ज कैप, तो ये चार चीजें है क्या? तो स्मॉल कैप मतलब क्या, कि ऐसी कंपनीज जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन वाइज कैपिटल कम है, मतलब जो छोटी कंपनीज है। इसका सिंपल मीनिंग यही है कि जो छोटी कंपनीज है उसको हम क्या बोलते हैं? स्मॉल कैप। जो मीडियम लेवल की कंपनीज है उसको हम बोलते हैं मिड कैप। और जो लार्ज कैप है उसको हम क्या बोलते हैं? जो बड़ी कंपनीज है, जिसको हम ब्लू चिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लू चिप कंपनीज। ब्लू चिप कंपनीज किसको बोलते हैं? जो बड़ी कंपनीज है। तो देखो यहाँ पे ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे तो काफी ऐसे कंपनीज है। एचडीएफसी का स्मॉल कैप है 30% के रिटर्न, 25%, 20%, 25, 24, 30, 23, 28, 30, 21, 20, 22, 27, 19, 28, 18, 21, 16, 23%। मतलब हमने तो सिर्फ 19% लिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे तो 23, 25, 20, 25, 24, 23, 28, 30, 21, 20, 22। इफ अगर हम एवरेज भी अगर लेते हैं 25, तो आपके रिटर्न्स अप्रोक्स कितने बन जाते हैं आपको देखना है यहाँ पे, जो हमने यहाँ पे देखा था। इफ अगर आप सिंपल इसके रिटर्न्स अगर 25% के तक लेके अगर जाते हो, गलती से अगर आपको मिल जाते हैं 25% के रिटर्न्स मार्केट में, तो यहाँ पे देखो आपका सेम 6,000 ही आप अगर 15 साल के लिए भी करते हो इन्वेस्टमेंट, तो अप्रोक्स 1,17 लाख रुपए आपके बन जा रहे हैं विद इन 15 ईयर्स। इफ अगर आपको 25% के रिटर्न्स मिलते हैं तो। बट मैं ये नहीं बोलूंगा इतने बड़े आपको रिटर्न्स मिलने, ये होगा वो होगा। डेफिनेटली मिल भी सकते हैं, इससे ज्यादा भी मिल सकते हैं, 25 नहीं 30 भी मिल सकते हैं, 40 भी मिल सकते हैं। बट हम सिंपली अगर इसका एवरेज 20 भी लेते हैं या फिर 19 भी लेते हैं, तो भी अप्रोक्स 60-70 लाख के आसपास आपका क्या बन जाता है? कॉर्पस बन जाता है विद इन 15 ईयर्स। इफ अगर आपकी एज सिर्फ 25 ईयर से, अगर आप अभी से एसआईपी स्टार्ट करते हो, आप लिस्ट 40 एज तक, और उसके बाद 45 तक आप वेट करते हो, और 45 के बाद हर महीने, हर मंथ बोल रहा हूँ, इफ अगर आप 1 लाख का भी विड्रॉल लेते हो ना, 1 लाख का भी इससे विड्रॉल, तो भी आपका ये कैपिटल कभी खत्म नहीं होगा। बिकॉज आपके पास जो पैसा है वो तो री इन्वेस्ट होगा, उसके ऊपर तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो इफ अगर आप 1 लाख भी विड्रॉल कर रहे हो ना, तो भी आपकी पूरी लाइफ जो है उसके आगे 45 के एज के बाद आप आराम से निकाल सकते। ठीक है,
तो एक मैं एग्जांपल दे रहा था इस चीज का। ये चीज आपके खुद के एनालाइज करना और खुद देखना कि कौन से म्यूचुअल फंड्स बेटर है। बट इफ अगर आप देखने जाओगे तो मेरे हिसाब से अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी लार्ज कैप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जो भी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स होते हैं ना, उनमें आप ट्राई करो कि ज्यादा करके इन्वेस्टमेंट की जाए। ठीक है, क्लियर हुआ आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में? एवरीवन, सभी लोगों को क्लियर हुआ म्यूचुअल फंड्स? कोई डाउट है म्यूचुअल फंड्स में? इफ अगर डाउट होगा तो आप अभी पूछ सकते हो। एसआईपी पता चली सभी लोगों को कि किस तरीके से करनी होती है एसआईपी? एवरीवन, आप माइक ऑन करके बोल सकते हो। नीतीश जी, आपको क्लियर है, समझा म्यूचुअल फंड्स और एसआईपी किस तरीके से करनी होती है? हाँ नीतीश जी, क्लियर। सचिन जी, आपको क्लियर है? तो चलो थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस किस तरीके से किया जाता है किसी भी स्टॉक का। चलो, तो सभी लोगों को स्क्रीन विजिबल हो रही है मेरी? हाँ, अच्छा। तो देखो, तो हम देखेंगे अब फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में हम क्या समझते हैं, आपको पता है ना? फंडामेंटल एनालिसिस में हम ये चीज समझते हैं कि कौन सा स्टॉक बेटर है। फंडामेंटल एनालिसिस में हम क्या समझते हैं कि कौन सा स्टॉक बेटर है परचेस करने के लिए। परचेस करने के लिए कौन सा स्टॉक जो है वो बेटर है, वो हम किसने समझते हैं? फंडामेंटल एनालिसिस में। तो चलो, हम डायरेक्टली जाते हैं गूगल पे। गूगल पे आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है स्क्रीनर। क्या सर्च करोगे? स्क्रीनर। स्क्रीनर पे जाने के बाद आप यहाँ पे फर्स्ट लिंक आपको जो आती है उसके ऊपर आप क्या करते हो? क्लिक करते हो। तो यहाँ पे आप किसी भी कंपनी का एक नाम बता देना, आज हम उसको एनालाइज करेंगे। आज कोई भी एक कंपनी आप बता सकते हो जिसको हम आज एनालाइज करेंगे। चलो हम लेते हैं अदानी की कोई कंपनी, अदानी। अदानी पावर आ गया फर्स्ट, तो अदानी पावर ले लेते हैं। तो आज हम अदानी पावर के बारे में क्या करेंगे? थोड़ा एनालाइज करेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पे ना आपको फर्स्ट ये जो दिख रहा है करंट कैप, करंट मार्केट कैप, इसको हम क्या बोलते हैं? मार्केट कैप को। ये क्या है? मार्केट कैप। उसके बाजू में करंट प्राइस है। ये क्या है? मार्केट कैप मतलब क्या? जो भी करंट प्राइस होगी, अभी 162 चल रही है, 162 इंटू अगर आप नंबर्स ऑफ शेयर्स करोगे तो आपको क्या मिलता है? मार्केट कैप। मतलब टोटल कंपनी का मार्केट में कितना कॉर्पस है, कंपनी का टोटल मार्केट का कैपिटल कितना है। ठीक है, टोटल कंपनी की वैल्यूएशन। उसके बाद आपको पता चलता है करंट प्राइस, अभी आज शेयर का प्राइस क्या है। उसके बाजू में आपको दिखेगा हाईज और लो। ये 52 वीक्स का हाई है और ये 52 वीक्स का लो है। 52 वीक्स में कंपनी ने 86 का लो बनाया है और 183 का हाई बनाया है, और करंट प्राइस 162 चल रही है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्टॉक का पी रेशो। मतलब पी रेशो मतलब क्या? प्राइस टू अर्निंग रेशो। पी रेशो मतलब प्राइस टू अर्निंग, मतलब कंपनी को 1 रुपए कमाने के लिए कितना रुपए का खर्चा आ रहा है। देखो, कंपनी को 1 रुपए कमाने के लिए सिर्फ 25 रुपए का खर्चा आ रहा है। कितना? सिर्फ 25 रुपए का। मतलब ये बहुत बहुत बेटर बात है, बिकॉज पी रेशो एटलीस्ट 100 से कम होना चाहिए। कितना? 100 से कम। तो यहाँ पे सिर्फ 25 है, तो आपके लिए एक बहुत अच्छा साइन है। आपके लिए क्या है? एक बहुत अच्छा साइन है। बिकॉज ऑफ क्यों? बिकॉज कंपनी का पी रेशो कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 100। बट यहाँ पे कितना है? 25। 25 मतलब बहुत कम है, मतलब 100 के नीचे होना चाहिए। तो यहाँ पे 25 मतलब आपके लिए क्या है? एक अच्छा साइन है। उसके बाद आपको देखना होता है बुक वैल्यू। कंपनी का बुक वैल्यू क्या है? कंपनी का बुक वैल्यू है 29। जो भी अभी प्राइस चल रही है ना, बुक वैल्यू सिर्फ उसके आधी होनी चाहिए, उससे ज्यादा कम नहीं। तो ये आपके लिए क्या है? एक निगेटिव साइन है। डिविडेंड कंपनी दे रही है तो भी अच्छी बात है, नहीं दे रही है तो भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं उसमें। उसके बाद आपको आरओसी देखना है, रिटर्न ऑन इक्विटी। कंपनी अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी भी दे रही है 26% का। फेस वैल्यू तो किसी भी कंपनी की ऑफकोर्स कम होती है, तो उसको आपको ज्यादा देखना नहीं है। आपको जस्ट यहाँ पे इतना ही देखना है कि कंपनी का पी रेशो 100 से कम होना चाहिए, और जो बुक वैल्यू है वो करंट प्राइस से सिर्फ आधी होनी चाहिए। ठीक है, अभी स्टॉक का प्राइस मैसिव आप ट्रेंड में है,
तो इसकी वजह से यहाँ पे बुक वैल्यू आपको कम दिख रही है, बट ये बुक वैल्यू फिर से आपको ज्यादा दिखेगी। ठीक है, तो और थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ पे ना आपको कंपनी के बारे में अच्छी चीजें और बुरी चीजें दिखने मिलेगी। यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा कंपनी के बारे में अच्छी चीजें और कंपनी के बारे में बुरी चीजें। कंपनी हैज अ डिलीवर अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 65% CAGR ओवर लास्ट 5 years। कंपनी अच्छा CAGR थ्रू क्या कर रही है, प्रॉफिट जो है वो दिखा रही है, ग्रोथ अच्छी दिखा रही है। कंपनी हैज बीन गुड रिटर्न्स ऑन इक्विटी, ROE भी कंपनी का क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफी अच्छा है। तो कंपनी के बारे में ये अच्छी चीज है, जितनी कंपनी के बारे में अच्छी चीजें होगी कंपनी उतनी बेटर है। द कंपनी रिपोर्टिंग द रिस्पॉन्स प्रॉफिट्स, इट इज नॉट अ पेइंग आउट डिविडेंड्स, और कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है। देखो कंपनी फिर अगर डिविडेंड नहीं देती ना तो भी अच्छी बात है, मैं इसको एक रॉन्ग चीज नहीं देखता, बिकॉज कंपनी ना जो भी प्रॉफिट आ रहा है उसको अपने आप में री इन्वेस्ट करके और कंपनी क्या करना चाहती है, खुद को और ग्रो करना चाहती है। तो इसके वजह से ये बहुत बेटर बात है कि कंपनी अब इफ अगर डिविडेंड भी नहीं दे रही तो ये आपको और भी दो साइन मिले जो कि अच्छे हैं कंपनी के लिए। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा और आगे जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा सेक्टर वाइज कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस कर रही है। पावर सेक्टर में कंपनी अपने सेक्टर की टॉप कंपनी में है। अदानी पावर सबसे टॉप में है पावर सेक्टर में। उसके बाद आती है टाटा पावर। तो आपको ये देखना होता है कि कंपनी अपने कॉम्पिटिटर से अच्छा कर रही है या फिर नहीं, कंपनी अपने कॉम्पिटिटर से अच्छा कर रही है या फिर नहीं। देखो टाटा पावर का सेल्स करंट मार्केट प्राइस कितना है, 395, P30 का है। उसके बाद मार्केट कैप भी टाटा पावर का कम है, डिविडेंड भी दे रही है टाटा पावर। उसके बाद क्वार्टर वाइज अगर करोड़ में नेट प्रॉफिट देखोगे तो ऑफ कोर्स अदानी पावर का ज्यादा है टाटा पावर से। उसके बाद क्वार्टर वाइज प्रॉफिट वीआर देखोगे तो टाटा पावर का ज्यादा है अदानी से। उसके बाद सेल्स देखोगे तो टाटा पावर का ज्यादा है। उसके बाद क्वार्टर वाइज सेल्स वार देखोगे तो टाटा पावर का ज्यादा है। इफ ROC देखोगे तो अदानी पावर का ज्यादा है। मतलब दोनों कंपनी एक दूसरे को कहीं ना कहीं बीट कर रही है। मतलब ये एक जगह पे अगर टाटा पावर ज्यादा है तो दूसरी जगह पे अदानी पावर थोड़ा डोमिनेट कर रही है। मतलब दोनों कंपनीज एक दूसरे को टफ दे रही है। उसके बाद टोरियंट पावर है, CASC है। तो काफी सारी कंपनीज है, रिलायंस इंफ्रा है, उसके बाद इंडियन पावर कॉर्पोरेशन है। मतलब काफी सारी उसके बाद कंपनी जैसे टोरियन पावर आप यहाँ पे देख सकते हो। करंट मार्केट प्राइस अप्रोक्स 1200 रुपए का चल रहा है। कंपनी का मार्केट कैप भी काफी अच्छा है, 23 रुपीज का पी है, 23, मतलब काफी अच्छा है। डिविडेंड भी दे रही है कंपनी। क्वार्टर वाइज भी अगर आप देखोगे तो कंपनी अच्छा प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर पा रही है। बट प्रॉफिट अगर क्वार्टर वीआर देखोगे तो कंपनी थोड़ा सा निगेटिव में चल रही है। सेल्स देखोगे तो काफी अच्छा सेल्स है। उसके बाद ROC देखोगे तो रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। बट अदानी पावर टॉप में है तो कंपनी बेस्ट है। ठीक है, तो उसके बाद हम थोड़ा और आगे जाएंगे। आगे जाने के बाद आपको यहाँ पे देखना होता है कंपनी के नेट प्रॉफिट्स। कंपनी किस तरीके से अपने आप को ग्रो कर रही है। नेट प्रॉफिट आप यहाँ पे देखो, 200 करोड़ का लॉस था, 800 करोड़ का लॉस, फिर 500 करोड़ का प्रॉफिट, 6,000 करोड़ का लॉस, 2,000 करोड़ का लॉस, 900 करोड़ का लॉस, 2,000 करोड़ का लॉस। मतलब अप्रोक्स कंपनी 1.5 2 साल तक है ना पिछले सिर्फ लॉसेस में थी। बट उसके बाद जो कंपनी ने पिकअप लिया है, 1,200 करोड़ का प्रॉफिट, 4,000 करोड़ का प्रॉफिट, 10,000 करोड़ का प्रॉफिट, 20,000 करोड़ का प्रॉफिट, 12,000 करोड़ का प्रॉफिट और 12,000 करोड़ का प्रॉफिट। मतलब कंपनी ने काफी अच्छी ग्रोथ दिखाई है मार्केट में। ठीक है, मतलब अभी कंपनी एक अप ट्रेंड में जाएगी, मतलब कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो कर रही है। उसके बाद ना आपको और एक चीज देखनी होती है, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स। कंपनी के ओनर्स क्या कर रहे हैं, कंपनी का जो ओनर है वो किस तरीके से शेयर्स में डील कर रहा है। देखो चलो यहाँ पे देखते हैं। प्रमोटर्स मतलब कौन, कंपनी का ओनर। कंपनी के ओनर को हम क्या बोलते हैं, प्रमोटर्स। कंपनी का जो ओनर होगा उसको हम क्या बोलते हैं, प्रमोटर। क्या बोलते हैं, प्रमोटर। मतलब कंपनी का ओनर क्या कर रहा है उसको हम क्या करेंगे इसमें देखेंगे। देखो 2022 दिसंबर में कंपनी के ओनर के पास 74.97 की ओनरशिप थी। मार्च 2023 में भी सेम थी, जून 2023 में भी सेम थी। बट सितंबर 2023 में ओनर ने 4% की ओनरशिप को क्या किया, सेल किया, बेच दिया। दिसंबर 23 में फिर से परचेस किया, मार्च 2025 में फिर से 24 में फिर से परचेस किया, जून 2024 में फिर से परचेस किया, सितंबर 2024 में
फिर से क्या किया, परचेस किया। मतलब जो ओनर है वो खुद की कंपनीज में क्या कर रहे हैं, री इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखो कोई भी ओनर तब भी अपने शेयर्स को परचेस करता है जब उसको पता चलता है, पता रहता है कि इन फ्यूचर मेरी कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, कब मेरी कंपनी इन फ्यूचर अच्छे रिटर्न जो है वो देगी। इसीलिए ओनर क्या करेगा, कंपनीज के शेयर्स को बाय करेगा। क्लियर हुआ। उसके बाद आपको ये भी देखना है कि एफआईआईज क्या कर रहे हैं। एफआईआईज कंटिन्यूसली देखो यहाँ पे क्या कर रहे थे, सेल कर रहे थे। बट यहाँ पे एफआईआईज ने फिर से बाय किया, फिर से कंपनीज ने थोड़ा 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 करके एफआईआईज ने क्या किया है, सेल किया है। बट इफ अगर आप इतना थोड़ा सा टाइम में देखोगे, जून में तो कंपनी ने क्या किया है, देखो एफआईआईज ने थोड़ी सी बाइंग की है। 12.36 थी, 12.46 कर दी है एफआईआईज ने। मतलब 0.10% की एफआईआईज ने क्या की है, बाइंग की है। तो ये आपके लिए एक अच्छा साइन है, ओनर भी बाय कर रहा है और एफआईआईज भी क्या कर रहे हैं, स्टॉक्स में बाइज कर रहे हैं। ठीक है। तो आपको देखना है कि मैक्सिमम पॉजिटिव पॉइंट्स। अभी यहाँ पे आपको कितने पॉजिटिव पॉइंट्स मिले, या वहां पे प्रमोटर्स बाय कर रहे हैं, एक पॉजिटिव पॉइंट मिला, या एफआईआईज बाय कर रहे हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स मिला। उसके बाद दो पॉजिटिव पॉइंट हुए। उसके बाद यहाँ पे आओगे तो कंपनी पहले लॉसेस में चल रही थी, नेट प्रॉफिट्स कंपनी का लॉसेस में था। अभी नेट प्रॉफिट वाइज अगर कंपनी को देखोगे तो धीरे धीरे कंपनी क्या कर रही है, अपने आप को ग्रो कर रही है। तो ये भी आपके पास एक पॉजिटिव पॉइंट है, तीन पॉजिटिव पॉइंट मिले। उसके बाद आप अगर थोड़ा और ऊपर आओगे तो यहाँ पे अपने सेक्टर में तो पावर सेक्टर में अदानी तो टॉप में ही है, तो और एक पॉजिटिव पॉइंट आपको मिला। उसके बाद और थोड़ा ऊपर आओगे तो प्रोज और कॉन्स में आपको दो पॉजिटिव पॉइंट दिख रहे, और एक ही सिर्फ क्या है, निगेटिव पॉइंट है। तो यहाँ पे और एक पॉजिटिव पॉइंट मिला। मतलब कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट जो है वो क्या है, थोड़े ज्यादा है। ठीक है। यहाँ पे पी रेशो भी कम है, बुक वैल्यू तो एटलीस्ट आधी होनी चाहिए, तो ये एक निगेटिव पॉइंट है। मतलब आपको दो निगेटिव पॉइंट और 5 से 6 पॉजिटिव पॉइंट मिले। तो आपको अगर ज्यादा अच्छे पॉइंट मिलते हैं तो कंपनी को आप ट्राई कर सकते हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ठीक है। समझा आपको एवरीवन, सभी लोगों को क्लियर हुआ चीजों के बारे में, या फिर किसी को डाउट है कुछ? इफ अगर किसी को कोई डाउट नहीं होगा तो हम जो नेक्स्ट पॉइंट है उसके ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो एफआईआईज और डीआई के ऊपर डिपेंड होगा। एफआईआई डीआई मतलब मार्केट के पार्टिसिपेंट्स के ऊपर, कि मार्केट्स में कितने टाइप्स के पार्टिसिपेंट्स होते हैं। देखो जैसे आप मार्केट में आ रहे हो ना, तो काफी और ऐसे लोग होते हैं जो कि मार्केट में आ रहे होते हैं, है ना। तो वो कौन लोग होते हैं जो मार्केट में आ रहे हैं, तो उनके बारे में हम समझेंगे कि मार्केट में से कौन लोग हैं जो आ रहे हैं, मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है। तो चलो स्क्रीन शेयर करता हूँ, स्क्रीन विजिबल हो रही है कि नहीं बस बता देना मुझे। स्क्रीन शेयर हो रही है ना, सभी को दिख रही है ना स्क्रीन? आवाज आ रही है मेरी? स्क्रीन शेयर हो रही है सभी को? स्क्रीन शेयर हो रही है, दिख रही है सभी को? सचिन जी, आपका ना यहाँ पे रिस्पॉन्स थोड़ा मैटर करेगा, बिकॉज यहाँ पे मैं समझ नहीं पाता इफ अगर मेरी वॉइस आ रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है नहीं हो रही है। तो आपके एंड से भी मैं आंसर चाहता हूँ। इफ अगर नहीं हो रही तो आप बता देना मुझे। नीतीश जी, आप माइक ऑन करके बोल सकते हो, मेरी स्क्रीन विजिबल हो रही है आपको? तो चलो जस्ट 1 सेकेंड वेट करना, जस्ट 1 सेकेंड, ओके। जस्ट 1 सेकेंड। तो चलो अभी आवाज आ रही है ना क्लियर? हाँ नीतीश जी, ओ, आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल सर।
ओके ओके, चलो। तो हम देखेंगे अभी मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बारे में। तो मार्केट में कितने टाइप्स के पार्टिसिपेंट्स होते हैं, हम देखेंगे मार्केट पार्टिसिपेंट्स के बारे में। तो मार्केट में कितने टाइप्स के पार्टिसिपेंट्स होते हैं। देखो, जैसे आप मार्केट में आ रहे हो ना, वैसे काफी लोग होते हैं जो मार्केट में आते हैं। तो हम एक रिटेलर है। रिटेलर मतलब कौन? जिनके पास 100-200 रुपए से लेके 1-2 करोड़ तक का कैपिटल है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिटेलर्स। मतलब जिनके पास ना छोटा छोटा कैपिटल होता है, 100, 200, 1000, 1500, 5000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20, 1 करोड़ के आसपास, 1, 2, 3 करोड़ के आसपास तक, उनको हम क्या बोलते हैं? एक रिटेलर। क्या बोलते हैं? एक रिटेलर। उसके बाद आते हैं, मतलब अभी हम भी, मैं खुद भी एक रिटेलर कैटेगरी में आता हूँ, ठीक है। तो वैसे ही और लोग होते हैं जिनको हम बोलते हैं HNI। HNI मतलब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स या फिर हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स, जिनके पास ना खुद का कैपिटल होता है। जिनके पास ना खुद का बहुत बड़ा कैपिटल होता है, जैसे 4-5 लाख से लेके 100, 200, 300 करोड़ के आसपास तक। 4-5 करोड़ से लेके 200-300 करोड़ तक का कैपिटल होता है। बट ये कैपिटल किसका होता है? खुद का कैपिटल होता है। जैसे आपने नाम सुना होगा राधा किशन दमानी। राधा किशन दमानी का नाम सुना है? राकेश झुनझुनवाला, ये बहुत बड़े इन्वेस्टर है। राकेश झुनझुनवाला को हम ना इंडिया का वॉरेन बफेट बोलते हैं, ठीक है। बहुत बड़े इन्वेस्टर थे वो, अभी 1 साल हो गया उनको गुजरे हुए। और ये जो राधा किशन दमानी है, इनका तो आपको पता ही होगा, जो डीमार्ट, पता है डीमार्ट? डीमार्ट के ये ओनर है राधा किशन दमानी। तो ये भी एक HNI है, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स। ये भी मार्केट में काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके करके रखी हुई है इन्होंने भी, ठीक है। तो ये कौन है? HNI, जिनके पास 5-6 करोड़ से लेके 200-400 करोड़ तक का कैपिटल होता है, और ये खुद से इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस कौन? इंस्टीट्यूशन मतलब कौन? दो टाइप्स की इंस्टीट्यूशन होती है। फर्स्ट होती है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, जिसको हम बोलते हैं DII, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इनको हम क्या बोलते हैं? DII, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। मतलब कौन? ये लोग वो लोग होते हैं जो खुद का पैसा नहीं इन्वेस्ट करते। ये ना लोगों का पैसा इन्वेस्ट करते हैं। किसका? पब्लिक का। किसका पैसा इन्वेस्ट करते हैं? पब्लिक का। बट किस तरीके से करते हैं? ये पब्लिक का पैसा खुद के पास लेते हैं और फिर इन्वेस्ट करते हैं। मतलब किस तरीके से? देखो, आपने सुना होगा LIC, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज। उसके बाद आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड वाले तो डायरेक्ट बताते हैं ना कि हम आपसे पैसा लेंगे और हम कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे? स्टॉक मार्केट में। उसके बाद आते हैं पेंशन फंड, PF, पता है? PF, प्रोविडेंट फंड्स वगैरह। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज। ये क्या करती है? आपका जो पैसा है वो लेके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। मतलब ये आपका पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं? स्टॉक मार्केट में। क्लियर हुआ? ये क्या करते हैं ये क्लियर। लोग? आपका जो पैसा है वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। मतलब ये आपसे थोड़ा थोड़ा पैसा कलेक्ट करेंगे, LIC वाले आपसे थोड़ा थोड़ा पैसा कलेक्ट करेंगे, म्यूचुअल फंड्स थोड़ा थोड़ा आपसे पैसा कलेक्ट करेंगे। एक PF जो है आपके अकाउंट से कटता है, वो PF आपके अकाउंट से कटेगा। इंश्योरेंस कंपनीज है, ये क्या करते हैं? आपसे पैसे लेते हैं और मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। देखो, जब म्यूचुअल फंड ना इन्वेस्ट करते हैं ना, तो इनके पास फंड मैनेजर होते हैं। फंड मैनेजर होते हैं। तो फंड मैनेजर क्या करते हैं? ये एनालाइज करते हैं कि कौन से स्टॉक्स बेटर है जिसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। वो एक लिस्ट निकालते हैं। जो भी पर्सन फिर इन फंड हाउसेस को पैसा देगा, देते हैं, वो फंड मैनेजर उनका पैसा कहाँ पे लगाते हैं? स्टॉक्स में। एनालाइज करके फिर जब स्टॉक्स अच्छे रिटर्न्स देता है, तो फंड मैनेजर का पैसा बढ़ता है, और फंड मैनेजर का पैसा बढ़ेगा तो म्यूचुअल फंड्स का पैसा बढ़ेगा। और इफ अगर म्यूचुअल फंड का पैसा बढ़ता है, तो जो भी पब्लिक ने इन कंपनीज में इन्वेस्ट किया है उनका पैसा भी क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं FII। FII कौन आते हैं? FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। उसके बाद कौन आते हैं? FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। तो FII होते कौन है? देखो, जैसे ये लोग है ना डोमेस्टिक, तो ये इंडिया के ही सभी लोग है ना। LIC तो इंडिया की ही है, म्यूचुअल फंड्स भी इंडिया का है, प्रोविडेंट फंड भी इंडिया का है, इंश्योरेंस कंपनीज भी इंडिया की है। तो इंडिया छोड़ के, ये जो अपना इंडिया है, इंडिया छोड़ के जो भी बाहर का पैसा इंडिया में आएगा, इंडिया छोड़ के जो भी बाहर का पैसा इंडिया में आएगा, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? जो भी बाहर का पैसा होगा वो इंडिया में आता है, तो हम इसको बोलते हैं फॉरेन मनी। क्या बोलते हैं? फॉरेन और मनी। मतलब
फॉरेन इन्वेस्टमेंट, क्या बोलते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जो भी इंडिया छोड़ के बाहर का पैसा इंडिया में आता है उसको हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। इंडिया छोड़ के जो भी बाहर का पैसा आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और जो भी इंडिया के बड़ी बड़ी कंपनीज है जैसे LIC, म्यूचुअल फंड, उसके बाद प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस कंपनीज, उसके बाद काफी चीजें होती है जैसे फिनांस की कंपनीज होती है जो कि बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स करती है, तो इनको क्या बोलते हैं हम, DII। क्या बोलते हैं हम, DII। पी हाँ, तो ये जो DII होते हैं ना, इनके पास भी कैपिटल बहुत बड़ा होता है। जैसे हमने देखा कि एक जो रिटेलर है, जब रिटेलर आता है तो 100-200 रुपए से लेके 1-2 करोड़ तक का कैपिटल होता है। उसके बाद HNI आता है, तो इनके पास 400-500, 400, 4-5 करोड़ से लेके 200-400 करोड़ के आसपास कैपिटल होता है। वैसे ही जब DII आते हैं मार्केट में, तो इनका कैपिटल 500-600 करोड़ से लेके 10-15 हजार करोड़ के आसपास होता है। कितना, 10-20 हजार करोड़ से भी ज्यादा इनका क्या होता है, कैपिटल। बट जब FII मार्केट में आते हैं, जब FII मार्केट में आएंगे तो इनका कैपिटल 20-30 हजार करोड़ से लेके 1 लाख 2 लाख करोड़ तक का होता है। इतना कैपिटल हमने कभी देखा भी नहीं है। हमने इतना बड़ा कैपिटल कभी देखा है क्या, लाख लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 10 लाख करोड़। इतना बड़ा कैपिटल किसका होता है, FII का। और DII का भी अप्रोक्स उन्हीं के आसपास कैपिटल होता है। HNI का थोड़ा कम कैपिटल होता है और रिटेलर्स का काफी कम कैपिटल होता है। तो आपको एक चीज इसमें ध्यान रखनी है, जब भी किसी भी स्टॉक में, मैंने आपको ना अभी फंडामेंटल का जब हम एनालिसिस कर रहे थे ना, उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको ना FIIs बाय कर रहे हैं कि नहीं बाय कर रहे हैं उसको भी देखना है। जब हम प्रमोटर्स बाय कर रहे हैं कि नहीं देख कर रहे हैं उसको देख रहे हैं, तो उसी के साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि फंड जो FIIs है, जो FIIs है वो शेयर को बाय कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। बिकॉज ऑफ क्यों, बिकॉज FIIs के पास बहुत बड़ा कैपिटल होता है। बहुत बड़ा क्या होता है, कैपिटल। तो जब आप ही एक बात सोचो, जब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट अगर मार्केट में आएगी तो मार्केट क्या होगा, इतनी बड़ी अगर 2 लाख करोड़ की अगर कोई बाइंग करेगा मार्केट में तो मार्केट ऊपर जाएगा ना, डेफिनेटली मार्केट यस। ऊपर जाएगा। तो यही होता है जब FIIs मार्केट में एंटर करते हैं तो मार्केट क्या करता है, एक अपसाइड के लिए रैली दे देता है। और इसी के उल्टा जब FIIs मार्केट से चले जाते हैं तो मार्केट क्या होता है, थोड़ा सा करेक्ट होता है, थोड़ा नीचे भी गिरता है। ठीक है। और जब भी DIIs भी सेम, जब DIIs एंटर करेंगे तो मार्केट ज्यादा मूवमेंट नहीं देता, बट हाँ थोड़ा सा तो मार्केट अपसाइड चला जाता है। जब DIIs एग्जिट करेंगे तो थोड़ा सा मार्केट गिरेगा। बट जब FIIs मार्केट में एंटर करते तो मार्केट अच्छा खासा एक अप रैली दे देता है। और इफ अगर कभी FIIs मार्केट से एग्जिट कर दे तो मार्केट क्या होता है, गिरता भी है। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये चीज होती क्यों है, देखो एक सिंपल में एग्जांपल देता हूँ आपको, ये चीज अगर हो क्यों रही है, FIIs आ रहे हैं तो मार्केट ऊपर जा रहा है, FIIs जा रहे हैं तो मार्केट नीचे जा रहा है। तो देखो एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, चलो यहाँ पे जस्ट 1 सेकेंड। देखो एक, देखो एक्चुअल में क्या होता है, देखो यहाँ पे जस्ट 1 सेकेंड। देखो एक्चुअल में क्या होता है यहाँ पे, मान लो मैं एक बायर हूँ और एक आप सेलर हो। ठीक है। अभी बाय यस। करने के लिए, जस्ट 1 सेकेंड, एज ए एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान लो एक सब्जी मंडी है जहां पे ना एक सब्जी बेच रहा है कोई पर्सन, एप्पल बेच रहा है मान लो, एक एप्पल बेच रहा है पर्सन। और वहां पे सेम जगह पे बायर आ रहे हैं, उसके पास एप्पल है 500, कितना एप्पल है, 500 एप्पल है। और बायर आ गए, बायर 1000 बायर है। एप्पल सिर्फ 500 है और बायर कितने आ गए, 1000 बायर आ गए। एक एप्पल का रेट सिर्फ 10 रुपए है। मतलब एक एप्पल कितने का है? एक अगर सेब परचेस करना है तो 10 रुपए का एक सेब है। बट अभी एक जो सेलर है उसको पता चला कि मार्केट में ना 1000 बायर है और मेरे पास ही सिर्फ एप्पल है। तो यहाँ पे होगा होगा क्या, देखो जो बायर है ना वो क्या बोलेगा, इफ बायर है वो क्या बोलेगा, मेरे पास आपका एप्पल 10 रुपए का, तो मुझे एप्पल दे दो, मैं 15 रुपए दे देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, 15 रुपए दे देता हूँ। तो एप्पल वाला क्या बोलेगा, ठीक है आप ले लो। तो वहां पे दूसरा और पर्सन रहेगा जिसके पास ज्यादा कैपिटल होगा, वो बोलेगा नहीं मैं 16 दे देता हूँ। उस एक और पर्सन ऐसा रहेगा वो 1000 लोगों में जो बोलेगा मेरे पास 20, मैं एक सेब का 20 दे देता हूँ। तो वहां पे हो क्या रहा है, देखो जिसके पास ज्यादा कैपिटल है वो ज्यादा पैसों पे भी शेयर्स को बाय कर रहा है। मतलब एप्पल की प्राइस क्या हो रही है, उसमें बढ़ रही है। वैसा ही होता है शेयर्स में।
इफ अगर शेयर की प्राइस 200 रुपए, तो बायर क्या बोलेगा, मेरे पास 10 लाख रुपए, मैं 220 रुपए दे देता हूँ, 230 दे देता हूँ। तो इससे क्या होती है, शेयर की प्राइसेस इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि जो बायर्स होते हैं वो हायर प्राइस पे भी शेयर्स को बाय करने के लिए रेडी होते हैं। जो बायर्स होते हैं वो हायर प्राइस पे भी शेयर्स को बाय करने के लिए क्या होते हैं, रेडी होते हैं। नीतीश जी, आपका नाम माइक ऑन है तो माइक ऑफ कर लेना। तो इसकी वजह से होता क्या है, प्राइजेज जो होती है ना स्टॉक्स की, वो इंक्रीज होना स्टार्ट होती है। जो भी शेयर्स की प्राइस होती है वो हमें क्या होगी, उसके साथ साथ इंक्रीज होगी। बिकॉज ऑफ क्यों, बिकॉज वहां पे बायर्स बढ़ रहे हैं, और जब भी बायर्स बढ़ेंगे तो शेयर की प्राइसेस क्या होगी, अपने आप इंक्रीज होगी। ठीक है, क्लियर है, समझा आपको किस तरीके से चीजें होती है सारी, फंडामेंटल एनालिसिस, म्यूचुअल फंड्स, एसआईपीस, पार्टिसिपेंट मार्केट के। क्लियर हुआ नीतीश आपको, एवरीवन, बाकी सभी लोगों को क्लियर है? ओके, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर हो उसमें कुछ डाउट है आपके? इफ अगर कुछ भी डाउट हो सकते हैं तो हम आज उसको क्लियर करेंगे, बिकॉज कल का लेक्चर जो होगा उसमें हम टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे, बिकॉज चार्ट का स्टडी होगा, डीप में जाएंगे, ट्रेड किस तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं, वो भी सारी चीजें हम इसमें क्या करेंगे, सीखेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ आपको हर एक चीज? डेफिनेटली। चलो फिर आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। कल टाइम पे आ जाना, 7:30 बजे, एग्जैक्ट 7:30 बजे आ जाना। ठीक है, तो चलो फिर एग्जिट कर देना। बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय।